हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं सीए हितेश गोयल और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीए हितेश गोयल ऑन जीएसटी पर। अभी रिसेंटली 1 मई 2024 को यानी कि कल द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने एक अनाउंसमेंट करी। उन्होंने अबाउट एमईएफ मल्टीपर्पज इम्पेनलमेंट फॉर्म से रिलेटेड उन्होंने एक अनाउंसमेंट करी। ये रही उस अनाउंसमेंट की कॉपी। इसमें इंस्टीट्यूट ने कहा कि जिन मेंबर्स ने मल्टीपर्पज इम्पेनलमेंट फॉर्म यानी कि एमईएफ 2023-24 भरा था, उन मेंबर से इंस्टीट्यूट ने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट की कि आप वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन सबमिट करो ऑन द सेम पोर्टल, एमईएफ के पोर्टल के ऊपर जाके। और उस इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन किस लिए चाहिए इंस्टीट्यूट को? फॉर प्रिपरेशन ऑफ पैनल फॉर अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। तो इन स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स की स्टैट्यूटरी ऑडिटर के पैनल बनाने के लिए इंस्टीट्यूट को ये वाली एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट कहाँ से आई? फर्दर इंस्टीट्यूट ने ये भी कहाँ से आई, और जो इंस्टीट्यूट ने इसमें एडवाइस भी किया कि आप ये फॉर्म भरने से पहले, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भरने से पहले आप काइंडली जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी और गाइडलाइंस इशू करी हैं डेटेड 15 जनवरी 2024 को, फॉर अपॉइंटमेंट ऑब्लिक री अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, उन गाइडलाइंस और एडवाइजरी को आप एक बार गो थ्रू कर। तो हमारा आज का टॉपिक जो हम आज अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वही गाइडलाइंस और वही एडवाइजरी के बारे में है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 15 जनवरी 2024 को इशू करी थी। राइट। तो क्या गाइडलाइंस थी हम उसमें मैं आपको उसकी पीपीटी भी जो इंस्टीट्यूट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस इशू करी है वो गाइडलाइंस भी शेयर करता हूँ। फिर हम उसको गाइडलाइंस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि क्या गाइडलाइंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू करी। तो ये गाइडलाइंस का फर्स्ट पेज जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 15 जनवरी 2024 को इशू किया। ये गाइडलाइंस बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट आया 2020 में, जो 1 अप्रैल 2021 से इन्फोर्स था। वो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स यानी कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में बात करता। तो इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गाइडेंस फ्रेम करी जो जो जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो एप्लीकेबल है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट और रिमूवल ऑफ स्टैट्यूटरी ऑर्डर के ऊपर। तो इसमें उन्होंने कहा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कि आपको पहले प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी अगर इन बैंकों के स्टैट्यूटरी ऑर्डर को अपॉइंट करना है और रीअपॉइंट करना है। इवन रिमूवल के लिए भी इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये गाइडलाइंस जो थी 1 अप्रैल 2024 से एप्लीकेबल है। तो 1 अप्रैल 2024, अभी हम मई में बैठे हैं, मई 2024 में, तो इसी साल से ये वाली गाइडलाइंस एप्लीकेबल। हम देखते हैं ये वाली गाइडलाइंस क्या है जो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन इशू करी जिसके बारे में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट की। सबसे पहले तो इन गाइडलाइंस का पर्पस, मोटिव क्या था? इसमें स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स है जो उनको ये गाइडलाइंस देके आने का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मोटिव था कि इन बैंक्स को पहले परमिशन लेनी पड़ेगी अगर उन्होंने स्टैट्यूटरी ऑर्डर्स की अपॉइंटमेंट करनी है। और उसी मोटिव को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने, ये वाली गाइडलाइंस इशू करी। राइट। तो जैसे मैंने कहा, प्रायर अप्रूवल, द बैंक शैल ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई फॉर अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ स्टैट्यूटरी ऑर्डर। तो इसका प्रोसेस क्या रहेगा? जो ये गाइडलाइंस आई इसमें इसका प्रोसेस क्या रहेगा? इसको सारे प्रोसेस को लाइव करने के लिए सबसे पहले तो जो नाबार्ड है, नाबार्ड शैल ऑब्टेन लिस्ट ऑफ ऑडिट फॉर्म्स ऑन एनुअल बेसिस फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। राइट। जो नाबार्ड है वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से एनुअल बेसिस पे हर साल एलिजिबल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की लिस्ट लेगा और उसी लिस्ट के बेस पे वही एलिजिबिलिटी जो लिस्ट होगी, नाबार्ड शैल अप्लाई द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब फॉर स्टैट्यूटरी ऑर्डर। राइट। पहले वो लिस्ट लेगा, फिर उसके ऊपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब जो है वो उसको अप्लाई करेगा। देन वो लिस्ट जो एलिजिबल स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स की लिस्ट होगी वो नाबार्ड फर्दर बैंक्स के पास शेयर कर देगा फॉर सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। बैंक shall select the audit firms from this list, obtain the necessary approval from the board and submit application for prior approval to the RBI। जो लिस्ट आएगी नाबार्ड से उसमें से बैंक लिस्ट में से ऑडिट फर्म को सिलेक्ट करेगा, अपने बोर्ड की अप्रूवल लेगा और सबमिट करेगा एप्लीकेशन आरबीआई को फॉर अप्रूवल करके आप ये वाली लिस्ट जो हमने सेलेक्ट की इसको इसकी अप्रूवल दे दो। ये तो हो गया प्रोसेस। देन उसमें हमने बात करी इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर कि जो ऑडिटर्स हैं उनकी इंडिपेंडेंस क्या रहेगी। राइट। तो इसमें फुल जो इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर, फुली ऑडिटर विल बी
फुली इंडिपेंडेंट फॉर हिज ऑडिट वर्क। तो उसमें जो बोर्ड ऑफ बैंक का बोर्ड होगा वो मॉनिटर करता रहेगा कि अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर एंड असेस भी करेगा कि क्या उसकी इंडिपेंडेंस है, उसको कोई इंडिपेंडेंस हैम्पर तो नहीं हो रही, राइट। बट साथ के साथ जो इंडिपेंडेंस ऑडिटर है, कॉन्करेंट ऑडिटर्स ऑफ द बैंक शैल नॉट बी कंसिडर फॉर अपॉइंटमेंट एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर। डेफिनेटली जो अब हम आजकल भी वही होता है विद नेशनलाइज्ड बैंक के जो कॉन्करेंट ऑडिटर्स है वो उसी बैंक के स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं अपॉइंट हो सकते। फर्दर एक और उन्होंने इसमें इंसर्ट किया कि देयर शैल बी ए मिनिमम गैप ऑफ 1 year between completion of one assignment and commencement of other assignment as in statutory order of other banks. Similarly 1 year का मिनिमम गैप इसमें रहेगा जो स्टैट्यूटरी ऑर्डर के एक नॉट ओनली ऑफ स्टैट्यूटरी ऑर्डर बट गैप ऑफ 1 year बिटवीन ऑल द असाइनमेंट अदर असाइनमेंट्स इन्होंने शब्द वहां पे कहा। एंड ड्यूरिंग द टेन्योर एज स्टैट्यूटरी ऑर्डर, जैसे जैसे जब जब स्टैट्यूटरी ऑर्डर की टेन्योर चलती रहेगी उसमें ऑडिटर फर्म में प्रोवाइड सच सर्विस टू द अपॉइंटिंग बैंक जो जिससे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना अराइज हो। उन्होंने इसमें एग्जांपल भी दी कि कौन कौन सी सर्विसेज ऐसी हैं जिससे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा, सच एज टैक्स रिप्रेजेंटेशन एंड एडवाइस ऑन टैक्सेशन मैटर, नंबर 1। नंबर 2 ऑडिट ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नंबर 3 इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट्स। नंबर 4 रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और सेगमेंट देयरऑफ। these types of these are examples, these types of services will not be part of conflict of interest for statutory auditors। तो आप इस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो इवन देन यू आर अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ बैंक, राइट। फर्दर स्टैट्यूटरी ऑडिटर कंडक्ट ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर भी रिपोर्ट दे सकता है एज रिगार्डिंग नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉन कॉपरेशन ऑफ द मैनेजमेंट। वो रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा? टू द बोर्ड एंड आल्सो टू द नबार्ड, राइट। ये तो हो गया इसमें जो हमने अभी डिस्कस किया वो होगा इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर, फुल इंडिपेंडेंस जैसे हमने डिस्कस की है इसमें। फर्दर रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ स्टैट्यूटरी भी उन्होंने गाइडलाइंस में इशू कर दिया आरबीआई ने कि जो बोर्ड है या बैंक बोर्ड ऑफ द बैंक है वो रिव्यू करता रहेगा स्टैट्यूटरी की परफॉर्मेंस को फ्रीक्वेंटली, राइट। देन what will the tenure and rotation of statutory auditors? Statutory auditors shall be appointed at time for a period of 1 year only। सबसे पहले वो 1 साल के लिए अपॉइंट होंगे, then shall be reappointed annually for the next 2 years, right। पहले 1 साल के लिए, then for succeeding 2 years also। और ड्यूरिंग जो ये पीरियड है इसमें अगर रिमूवल ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर करना भी हो बैंक ने या बोर्ड ने तो वो आरबीआई की सबसे पहले आरबीआई की अप्रूवल के बगैर नहीं कर पाएंगे, आरबीआई की उनको अप्रूवल लेनी पड़ेगी फॉर रिमूवल। बट अदरवाइज 3 साल उन्होंने बता दिया, जैसे अपॉइंटमेंट होगी 1 साल के लिए एंड देन दैट अपॉइंटमेंट विल बी एक्सटेंडेड फॉर फर्दर 2 years, राइट। और during that period an audit firm shall not be eligible for appointment or reappointment in the same bank for 6 years, 2 tenures immediately after completion of full or part tenure। तो इसमें इन्होंने 2 टेन्योर का गैप भी डाल दिया कि आप उसको एलिजिबल नहीं होगे फॉर अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट इन द सेम बैंक फॉर 6 years। 6 years मतलब 2 टेन्योर, 2 टेन्योर का मतलब जैसे मैंने पहले बात की कि 1 साल के लिए अपॉइंटमेंट होगी, फर्दर 2 साल के लिए और एक्सटेंड हो सकता है। तो 3 साल की एक टेन्योर है, 3 साल 2 टेन्योर का मतलब 6 साल हो गया, तो उसमें 6 साल का आपके लिए एलिजिबिलिटी नहीं बनेगी फॉर रीअपॉइंटमेंट। देन नंबर ऑफ STCBs और CC, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, and an audit firm can concurrently take up statutory audit of maximum 5 banks in a year। ये इसमें गाइडलाइन में ही उन्होंने मेंशन कर दिया कि आप 5 बैंकों की कॉन्करेंटली साइमल्टेनियसली ऑडिट कर सकते हो स्टैट्यूटरी ऑडिट। एन ऑडिट फर्म कैन नॉट साइमल्टेनियसली टेक द स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को इकट्ठी ऑडिट आप नहीं कर सकते। यस, साइमल्टेनियसली उन्होंने ये भी कह दिया कि दोनों तरह के बैंकों का आप साइमल्टेनियस ऑडिट नहीं कर सकते। ये तो हो गई जो सबसे पहले तो उन्होंने जो हमने बात करी, उसके बाद नंबर ऑफ ऑडिट हम कितनी कर सकते हैं, नंबर ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट कितनी कर सकते हैं। इसमें एक और इन्होंने कहा कि एन ऑडिट फर्म कैन कॉन्करेंटली टेक अप स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ मैक्सिमम ऑफ 4 कमर्शियल बैंक्स, 8 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, 8 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड 5 STCBs CCBs इन अ ईयर। ये इन्होंने इसमें नंबर प्रिस्क्राइब कर दिया, राइट। देन व्हाट अबाउट द ऑडिट फीस एंड द
एक्सपेंसेस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेफिनेटली। ये भी इन्होंने इसमें गाइडलाइन में प्रिस्क्राइब कर दिया कि ऑडिट फीस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ ऑल द बैंक्स shall be decided in terms of relevant statutory provision and the board shall make recommendation to the competent authority, कि ये वाली बोर्ड इसको रिकमेंड करेगा कंपिटेंट अथॉरिटी को, और ये फीस शैल बी रीजनेबल एंड कमेंसरेट विद द स्कोप ऑफ वर्क, डेफिनेटली जितना काम होगा और उस हिसाब से फी डिसाइड होगी, और शैल बी रीजनेबल जैसे इन्होंने इसमें प्रिस्क्राइब ही कर दिया। तो ये गाइडलाइन में इन्होंने फर्दर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया अपॉइंटमेंट का, स्टैट्यूटरी ऑडिट का, जो बेसिक एलिजिबिलिटी है फॉर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। ये इन्होंने चार्ट बना दिया जिसमें इन्होंने कहा, सबसे पहले ऊपर चार्ट में लिखा एसेट साइज ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एज ऑन 31 मार्च ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, जिसकी हमें ऑडिट अलॉट होनी है, उसका एसेट साइज क्या है। पहली कैटेगरी रखी अबव 15,000 करोड़, सेकंड कैटेगरी रखी 1,000 करोड़ से ज्यादा 15,000 करोड़ तक, एंड थर्ड कैटेगरी रखी अप टू 1,000 करोड़। देन इन्हें सेकंड कॉलम में कहा कि मिनिमम नंबर ऑफ फुल टाइम पार्टनर्स आपको कितने चाहिए इस एक फर्म के साथ इस टाइप की एसटीसीबी और सीसीबी की ऑडिट करने के लिए। तो उसमें उन्होंने कॉलम नंबर 2 में कहा कि पहली कैटेगरी के लिए 5 चाहिए, दूसरी कैटेगरी के लिए 3 चाहिए, और तीसरी कैटेगरी के लिए 2 आपके पार्टनर होने चाहिए फुल टाइम पार्टनर्स। आउट ऑफ दीज फुल टाइम पार्टनर्स मिनिमम नंबर ऑफ एफसीएस कितने चाहिए, वो थर्ड कॉलम में उन्होंने कहा कि 5 तो फुल टाइम पार्टनर चाहिए, उसमें 4 एफसीए चाहिए। सेकंड कैटेगरी के लिए 3 फुल टाइम पार्टनर और 2 एफसीए। थर्ड कैटेगरी के लिए 2 फुल टाइम पार्टनर और 1 एफसीए चाहिए। और मिनिमम नंबर ऑफ फुल टाइम पार्टनर्स पेड सीएस विद सीसा, ईसा और डिसा क्वालिफिकेशन। पहली, दूसरी और तीसरी कैटेगरी के लिए रिस्पेक्टिवली 2-1-1 डिसा या सीसा क्वालिफाइड पर्सन इनमें होना चाहिए, अगर आपने कोई भी कैटेगरी की ऑडिट करने के लिए एलिजिबिलिटी लेनी है। देन टेबल कॉलम नंबर 5, मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ ऑडिट एक्सपीरियंस ऑफ द फर्म कितना होना चाहिए। पहली कैटेगरी के लिए 8 साल, दूसरी कैटेगरी के लिए 4 साल, तीसरी कैटेगरी के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन जो हमने 5 नंबर में एक्सपीरियंस की बात करी, उसमें स्टैट्यूटरी ऑडिट का एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए इन एसटीसीबी और सीसीबी। पहली कैटेगरी में 2 साल, दूसरी में 1 साल, तीसरी में भी उन्होंने 1 साल कर दिया, और 1 साल का ये जो हैश लगा दिया, इसका मतलब प्रेफरेबली 1 ईयर एक्सपीरियंस, 1 साल की प्रेफरेबली है, नीचे उन्होंने कंडीशन में मेंशन कर दिया। देन लास्ट कॉलम 7th कॉलम उन्होंने कहा मिनिमम नंबर ऑफ प्रोफेशनल स्टाफ आपका कितना होना चाहिए। फॉर फर्स्ट कैटेगरी 8 बंदों का प्रोफेशनल स्टाफ होना चाहिए, सेकंड कैटेगरी 4, थर्ड कैटेगरी 2। तो ये भी इन्होंने इसमें प्रिस्क्राइब कर दिया कि आपके पास कितने का स्टाफ होना चाहिए, और फर्दर आपको ये कंप्लीट डिटेल उन्होंने प्रोवाइड कर दी फॉर नंबर ऑफ मेंबर्स आपकी फर्म में कितने होने चाहिए। देन तीसरा डिसा क्वालिफिकेशन भी हमने डिस्कस कर लिया, और एक्सपीरियंस भी कर लिया, प्रोफेशनल स्टाफ भी डिस्कस कर लिया, ये इन्होंने इसमें प्रिस्क्राइब भी कर दिया। फर्दर उन्होंने कुछ और इन्फॉर्मेशन भी, अदर कंसिडरेशन, अदर इन्फॉर्मेशन थी जो इसमें उन्होंने कही, जो मेन इन्फॉर्मेशन थी वो हमने आपसे डिस्कस कर ली कि ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने मांगी। फर्दर जो, अब मैं दोबारा उसी पे चलता हूँ जो इंस्टीट्यूट ने अनाउंसमेंट शेयर करी है। इंस्टीट्यूट ने जो अनाउंसमेंट करी हमने पहले भी डिस्कस किया, इसमें फर्दर इंस्टीट्यूट ने कहा कि जो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये फाइल करने की एलिजिबिलिटी किन किन के ऊपर है, पार्टनरशिप फर्म्स एंड, उन्होंने शब्द यूज किया एंड, बोर्ड कैपिटल लेटर्स में A&D एंड, जिसके बाद 2 पार्टनर है, मतलब जो पार्टनरशिप फर्म हो, LLP हो, जिसने ये MEF भरा हो 2023-24 का, एंड जिसके बाद 2 पार्टनर्स हो जिनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1 जुलाई 2020 या उससे पहले की होनी चाहिए, जिसमें से एक पार्टनर FCA होना चाहिए एज ऑन 1 जुलाई 2023। एक तो ये कंडीशन थी, ये इनको उन्होंने दोनों कंडीशन को मिला के ये वाला कंडीशन कर दी। फर्दर उन्होंने कहा कि ये सिर्फ हम जो डिमांड कर रहे हैं, दिस इज ओनली एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड दिस एडिशनल इन्फॉर्मेशन कैन ओनली बी सबमिटेड बाय द पर्सन हु आर एलिजिबल। जो पहले ही इनएलिजिबल हो गए वो अप्लाई नहीं कर सकते, जो एलिजिबल है वो ही ये अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी उन्होंने कहा कि लास्ट डेट कौन सी है, लास्ट डेट इस अनाउंसमेंट के थ्रू MEF की एडिशनल इन्फॉर्मेशन भरने की लास्ट डेट है 7 मई 2024। 1 मई की नोटिफिकेशन है, हमारे 2 मई को बैठे ये आपसे डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी हमारे पास टाइम पड़ा है। और जो इन्फॉर्मेशन हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सबमिट करनी है, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर हम लॉगिन करेंगे तो उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपसे बेसिक डिटेल मांगेंगे, मांगी हुई है उसमें, और वो आप बेसिकली काफ़ी ज़्यादा डिटेल तो ऑटो पॉपुलेटेड ही है थ्रू अवर सेल्फ सर्विस पोर्टल। तो वो इन्फॉर्मेशन आप बेसिकली भर के सबमिट कर सकते हो एडिशनल फॉर्म, कोई ज़्यादा
उसमें टेक्निकल नहीं है। तो 7 मई 2024 ध्यान रखने वाली बात डेट है कि सब लास्ट डेट 7 मई है, उससे पहले पहले हमें ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भरनी चाहिए। फर्दर हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा ऑन दिस अनाउंसमेंट, जो कि हमारे प्रोफेशनल ट्रस्ट का भी है, MEF से रिलेटेड है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। फर्दर आई रिक्वेस्ट ऑल द मेंबर्स to like my video and subscribe my YouTube channel. Thank you very much.